हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज आप एक महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आ चुके हैं हमारे साथ। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर जो आपका 6 है, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य विधि सिद्धांत जो है, इस चैप्टर से 2 अंक के क्वेश्चन, 1 अंक के क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में लगभग आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर तैयार हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चे एमपी बोर्ड से 2023 में एमपी बोर्ड के लिए हट चुका है, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे जैसे सीजी से बहुत सारे बच्चे हैं जहां 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, हर जगह के बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और हाँ बच्चों, इसके पहले जो भी लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्रम से आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी कहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले हम कुछ शब्दावली देखेंगे कि आपके इस चैप्टर 6 में जो हमने पढ़ाया है उसमें कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं और उनको जानना जरूरी है। 1 नंबर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मुक्त अवस्था कब कहलाता है बच्चों? जब कोई भी तत्व किसी भी यौगिक से पृथक कर लिया जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब उस तत्व को हम मुक्त अवस्था का नाम दे देते हैं। जिससे मान लीजिए कापर है, अयस्क के रूप में कापर पायराइट में पाया गया, उसका हमने सांद्रण किया, भर्जन किया, प्रगलन किया, निस्तापन, सब कुछ बेसमरीकरण के बाद हम शुद्धिकरण की। इसके बाद मुक्त अवस्था में हमें वो नहीं मिला, कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन अशुद्धियों को अलग कर दें, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए वो, तब वो मुक्त अवस्था कहलाता है। और वहीं पे जब संयुक्त अवस्था की बात करते हैं तो प्रकृति में तत्व जब यौगिक के रूप में पाया जाता है बच्चों, कहीं ना कहीं एक एस के रूप में रहता है, तो वो संयुक्त अवस्था कहलाता है। जैसे कापर है, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाए, शुद्ध कापर ना मिले बच्चों, उस संयुक्त अवस्था में किसी यौगिक के साथ क्रिया करके पाया जाए तो उस संयुक्त अवस्था कहलाता है। और यदि हम खनिज की बात करें बच्चों, खनिज किसे कहते हैं? तो खनन से प्राप्त प्राकृतिक रूप में उपस्थित पदार्थ खनिज कहलाता है। और अयस्क क्या है? खनिज का ही रूप है जिसका हम निष्कर्षण कर सकें, जिसका आसानी से निष्कर्षण करना हमें फायदेमंद हो जाए, या हम उसे आसानी से निष्कर्षित करके उससे हम जो तत्व है या कोई भी हमारे पास उसमें पदार्थ है उसको हम अलग कर सकें, वो हमारा कहलाता है अयस्क। ये खनिज और अयस्क से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सिंपल आता है, खनिज किसे कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर। अयस्क किसे कहते हैं? तो खनिज क्या है बच्चों? खनन से जो भी हम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खोद करके निकाल लो, मिट्टी से खोद करके जो भी निकाला गया वो खनिज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी खनिज हैं जिनसे हम निष्कर्षण के फलस्वरूप धातु प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आयरन धातु हो गया, कापर हो गया, और जैसे एल्यूमिनियम हो गया। ये सब निष्कर्षण से तो प्राप्त किया जाता है। जैसे बॉक्साइट के रूप में एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसे कोरेंडम में बदला जाता है, फिर उसे शुद्ध एल्यूमिना के रूप में अलग करके एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ये सब विभिन्न प्रोसेस हैं बच्चों, जो कि हम किसी भी खनिज या अयस्क को निष्कर्षण के फलस्वरूप उससे हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो खनिज मतलब खोद कर, हमारे यदि देहाती भाषा में देखना चाहो तो खनना कहलाता है, खनते हैं, ठीक है। वैसे हमारे इस बघेली भाषा में आप समझ नहीं पाओगे। खनिज मतलब खनना, खन के निकालना, खन के निकालना मतलब खोद कर। खोदने की दूसरी भाषा में हम बोलते हैं खनना। तो ये खनना से खनिज, ऐसे ही नाम तो जोड़ दिया जाता है। तो खोद कर निकाला गया जो भी पदार्थ होता है वो खनिज कहलाता है। लेकिन जब हम उसी खनिज का आसानी से निष्कर्षण कर सकें और धातु प्राप्त कर सकें, वो हमारा खनिज अयस्क कहलाता है। अगला देखो, गैंग किसे कहते हैं बच्चों? अयस्क से जुड़ी मिट्टियों की अशुद्धि, मतलब जैसे कोई भी अयस्क है जिसका हम निष्कर्षण कर रहे होते हैं और उसमें जो भी अशुद्धियां होती है, तो अशुद्धियों का जो सम्मिलित रूप है वो गैंग कहलाता है। सिंपल है। जो भी हमारे पास क्या है? अयस्क है, अयस्क में से हम धातु को अलग कर दें तो जो अशुद्धियां बचती है उसे गैंग कहते हैं। धातु कर्म क्या है? अयस्क से धातु के पृथक्करण में प्रयुक्त सभी जो विधियां हैं, या हम तकनीकी प्रक्रम भी कह सकते हैं। अयस्क से धातु के पृथक्करण में प्रयुक्त सभी विधियां आप लिख सकते हो या तकनीक लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। कुल मिलाकर के आपने समझा कुछ क्या कहा हमने? धातु कर्म, धातु प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तकनीक अपनानी पड़ेगी, तभी तो धातु कर्म यानी धातु प्राप्त कर सकेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, कापर के लिए सांद्रण करो, फिर भर्जन करो, फिर निस्तापन करो, प्रगलन जिसे बोलते हैं बच्चों, फिर प्रगलन, फिर बेसिमरीकरण, विद्युत अपघटनी विधि से शोधन करो। ये सब दुनिया भर की चीजें, जो भी विधि हम अपनाते हैं धातु को प्राप्त करने के लिए, वो क्रिया विधि धातु कर्म कहलाती है। सांद्रण क्या है? अयस्क से
गैंग को हटाना, मतलब अशुद्धियों को हटाना। अभी हम इसके पहले जब लेक्चर ले रहे थे तो सांद्रण के बारे में समझाया था कि एक पात्र में आप पानी ले लो, उसमें अयस्क के महीन चूर्ण पीस कर डाल दो, साथ में कुछ बसा डाल दो और वायु की तेज धारा डालो तो झाग बनता है। झाग बनने से पदार्थ ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ अलग हो जाती है, तली पर बढ़ जाती है। भाई हमने कहा कि भाई हमारे पास मान लो कॉपर पायराइट है, हमने कॉपर पायराइट को लिया तो खनिज खोद कर निकाला, तो अब उसमें मिट्टियाँ भी रहेंगी, कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी रहेंगी। तो जो सांद्रण से अलग हो जाए, जैसे गैंग, इसमें क्या है, अयस्क से गैंग को हटाना, यानी भाई मिट्टी के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ, रेत कण और धूल धुएं जो भी उसमें है, तो यदि हम सांद्रण करते हैं तो जो हमारा शुद्ध अयस्क है वो ऊपर आ जाता है, मतलब झाग उत्प्लावन विधि से, और जो अशुद्धियाँ होती है वो तली पर बैठ जाती है। तो सांद्रण की विधि है, किसी भी अयस्क से गैंग को हटाना चाहें तो वो जो विधि कहलाता है वो सांद्रण कहलाता है। सांद्रण हम झाग उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग करते हैं, सबसे बेहतर सल्फाइड अयस्क के लिए। चलो बच्चों, विस्थापन क्या है? विस्थापन नहीं, ये निस्तापन है ना। क्या है? निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं बच्चों? कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन का प्रयोग किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति अथवा सीमित मात्रा में वायु में इसके गलनांक से कम पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है, जो कि कार्बोनेट अयस्क में प्रयुक्त होता है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, वायु की अल्प मात्रा रहे और जितना टेम्परेचर कितना दें जिससे कि वो खुद अयस्क जो है वो गल ना जाए। जैसे मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस में कोई पिघल रहा है, अब हम उतना टेम्परेचर दे दें कि वो पिघल जाए तो फिर कहाँ से शुद्धियाँ हो जाएगी। तो किसी भी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए, ध्यान रखना, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में उस पदार्थ के गलनांक से कम ताप पर गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। भर्जन बच्चों, भर्जन किसे बोलेंगे? तो वायु की उपस्थिति में उसके कम गलनांक के ताप पर उसे गर्म करना भर्जन कहलाता है, लेकिन ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। जब कार्बोनेट अयस्क होता है उसके लिए हम निस्तापन का प्रयोग करते हैं, भर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं जब सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ में वही चीज़ें हैं, मतलब वायु की उपस्थिति में अल्प मात्रा में वायु हो, वायु की अनुपस्थिति या वायु की अल्प मात्रा में उपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब ना हो, अब जबकि उपस्थिति का मतलब हो। तो निस्तापन में वायु की अल्प मात्रा ली जाती है, लेकिन भर्जन में ये कंडीशन नहीं है, वायु हो जितना हो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में एक सेम कंडीशन है, गर्म करना। थोड़ा बहुत वायु की उपस्थिति में कोई चीज़ जलाओगे भाई तो बिना ऑक्सीजन के तो संभव हो नहीं सकता है, तो दोनों में गर्म किया जाता है। बस निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जो भर्जन की बात आ जाती है तो भर्जन जो है बच्चों उस सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, प्रगलन क्या कहलाता है? कार्बन द्वारा कार्बन या कोक मिलाकर के उसका अपचयन कराना प्रगलन कहलाता है। जब हमने प्रगलन कराया था आपको, बाध्यवर्ती विधि से प्रगलन हो जाता है बच्चों, तो उसमें हमने क्या कराया था? कार्बन के चूर्ण या कोक मिला करके गर्म किया था, तो कार्बन द्वारा अपचयन ही प्रगलन कहलाता है। गालक क्या है? गलनीय पदार्थ का उपयोग अशुद्धियों को हटाने में, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो पदार्थ है मुख्य रूप से क्रिया नहीं कर रहा है, तो भाई साहब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जाए जिससे कि उससे अशुद्धियाँ हट जाए। जैसे सिलिका है, SiO2 रेत, तो ये क्या करता है? अशुद्धियों के साथ क्रिया करके बच्चों धातुमल बना लेता है। क्षारीय गालक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है। हमने कराया था ना कि जो भी हमारे पास जैसे मान लो आर्सेनिक एंटीमनी है, ये अशुद्धियाँ क्या करती हैं? धातुमल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों ये गालक का मतलब ये है कि जो पदार्थ में उपस्थित अशुद्धियों को हटा दे उसे हम गालक कहते हैं। ठीक है, गलनी पदार्थ स्वयं गले, क्रिया करे अशुद्धियों के साथ और अलग हो जाए तो वो गालक कहलाता है। धातुमल क्या है बच्चों? अभी मैंने बताया कि जो गालक होता है वो अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है। तो गालक का अशुद्धियों के साथ संयोग से बने गलनीय उत्पाद, भाई साहब हमने कहा कि इसमें अशुद्धियों, लेड का अशुद्धियाँ हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अशुद्धि लेड का है, मतलब ज़्यादा मात्रा में लेड उपस्थित है। अब इस स्थिति में लेड को हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ गालक पदार्थ सिलिका डाल दिए। अब वो धातुमल मतलब क्या किया? सिलिका डाला तो क्या रेत है,
रेत उसके साथ क्रिया करके, अशुद्धि के साथ क्रिया करके क्या किया बच्चों, संयोग करके एक गलनीय उत्पाद बना दिया जिसे हम धातुमल कहते हैं। प्रक्षालन क्या है बच्चों, सांद्रण की रासायनिक विधियां ही प्रक्षालन कहलाती है। देखो हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, उपयुक्त विलायक के उपयोग द्वारा कमरे के ताप पर धातु का निष्कर्षण है, हाइड्रोमेटलर्जी कहलाता है। पायरोमेटलर्जी ऊष्मा द्वारा धातु का निष्कर्षण, यानी जब हम ऊष्मा द्वारा धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसे बोलते हैं पायरोमेटल। देखो मेटल मतलब धातु होता है, ऊष्मा द्वारा हम करते हैं तो पायरोमेटलर्जी कहते हैं। बस सिंपल है। मेटल, यहाँ पर आर का शब्द लोप है, मेटलर्जी है ना। चलो ये शब्द आपको उतना तैयार नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई प्रक्षालन क्या है, धातुमल क्या है, गालक क्या है, प्रगलन क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, सांद्रण क्या है, धातुकर्म क्या है, गैंग है क्या, खनिज अयस्क, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए बच्चों। सिंपल है। चलें आगे। चलो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें कि अम्लीय तथा क्षारीय गालकों के एक एक उदाहरण दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अम्लीय गालक या क्षारीय गालक का एक उदाहरण दें या अम्लीय गालक का एक नाम लिखो। तो अम्लीय गालक बच्चों SiO2 सिलिका, ये रेत है, और ये कली का चूना क्षारीय गालक है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट तैयार करते चलो। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म मैंने बताया कि किसी भी धातु का हम अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मतलब अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए, धातु बनाने के लिए, शुद्ध रूप से धातु प्राप्त करने के लिए हम जो भी निष्कर्षण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है बच्चों वो धातु कर्म कहलाती है। सिंपल है। अयस्क से धातु के पृथक्करण के लिए या अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए हम जो भी संपूर्ण वैज्ञानिक तकनीक या वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, नीलम रत्न में Al2O3 के साथ कौन सी धातु की अशुद्धियां होती है? मतलब नीलम रत्न में भैया Al2O3 के साथ कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये जानो, बेसिक चीजें भी हैं, आपसे याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आगे देखो जरा, कॉपर मेट को सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तन में क्यों रखा जाता है? देखो कॉपर मेट क्या होता है भाई साहब, जब आप लोग पढ़ते हैं क्या प्रगलन, तो कॉपर मेट प्राप्त होता है, मेट जिसे बोलते हैं। Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिश्रण कॉपर मेट कहलाता है, यानी कॉपर का मेट है। जब इसको अपन क्या करते हैं, सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तक में रखते हैं तो एक काम ये होता है कि इसमें जो आयरन की अशुद्धियां होती हैं वो धातुमल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समझ रहे हो ना? तो इसमें साफ बोला गया कि कॉपर मेट को सिलिका के साथ गर्म करने से FeS की अशुद्धियां जो है धातुमल के रूप में अलग हो जाती है। इसी कारण से इसे हम सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तन में रखते हैं, ताकि भाई साहब इसको गर्म करें तो धातुमल बन जाए आसानी से। इसका आप एक क्वेश्चन देखो, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग। बहुत बढ़िया है भाई साहब। रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। किसको नहीं पता? सबको पता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? दवाइयों में। इसका उपयोग क्षार के रूप में किया जाता है। विशेष प्रकार के स्थायी व हेयर डाई बनाने में करते हैं। लूनर कास्टिक का उपयोग मतलब बाल में डाई करते हैं ना आप लोग, किस किस कलर का भैया? ब्लैक कलर का सबसे ज़्यादा लोग डाई करते हैं, और रेड कलर ना, ब्राउन, रेड नहीं कह सकते, ब्राउन कलर का। तो ये भाई साहब लूनर कास्टिक का उपयोग है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है जो कि सबको पता है, ये भर्जन निस्तापन। भर्जन निस्तापन में अंतर यदि पूछ दिया जाए 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ दिया जाए, तो भर्जन में क्या होता है बच्चों? वायु की उपस्थिति में गलनांक के कम ताप पर, मतलब जिस भी अयस्क का भर्जन करना होता है उससे गलनांक कम होना चाहिए, उसके कम ताप पर हम सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं भाई साहब? मतलब एक प्रकार से भर्जन करते हैं, अर्थात कम ताप पर इसे गर्म करते हैं। ठीक है, मतलब सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। वहीं पे कार्बोनेट अयस्क को कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अभी हमने आपको सांद्रण बताया था
और वो जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम फेन उत्प्लावन विधि में अब नमक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आपको समझाना है कि भाई इसमें अब नमक का क्या उपयोगिता है। अब थोड़ा सा इसके पहले पृष्ठभूमि को समझो कि जो भी सल्फाइड अयस्क हैं बच्चों, उनको यदि हम पृथक करना चाहें तो झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जब झाग उत्प्लावन विधि की प्रक्रम करते हैं तो इसमें क्या बताया जाता है झाग उत्प्लावन विधि में बच्चों कि अपन क्या करते हैं, एक बड़े से कंटेनर ले लो या एक पात्र ले लो, उसमें आप जिस भी सल्फाइड अयस्क का शोधन करना चाहते हो, सांद्रण करना चाहते हो, उसको अपन पीस करके उसमें थोड़ा सा तेलीय पदार्थ या बसायुक्त पदार्थ डालकर वायु की तेज झोंक डालते हैं, मतलब वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं जिससे झाग बनता है। अब जैसे मान के चलो दो अयस्क हैं एक साथ और उनको पृथक करना है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया कि ZnS और PbS दो प्रकार के अयस्क हैं। अब इसे हम बच्चों अलग करना चाहते हैं तो फिर हम अवसाद के रूप में या अवनमक के रूप में NaCN का प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, NaCN एक काम करता है कि जो भी हमारे पास PbS है, ये PbS है, इसको झाग के रूप में ऊपर आने देता है, जबकि ZnS को क्या करता है, एक संकुल यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसे नीचे ही रहने देता है। फिर से समझने की कोशिश करो भाई, झाग उत्प्लावन विधि में होता क्या है। एक क्या करते हैं अपन, झाग उत्प्लावन विधि में एक पात्र लेते हैं, एक पात्र बच्चों छोटा सा हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, फिर इसमें हम जिस भी अयस्क का सांद्रण करना होता है उसको महीन चूर्ण के रूप में जल में क्या करते हैं, डाल देते हैं और इस जल में थोड़ा सा बसा पदार्थ मिला देते हैं, फिर यहाँ पर वायु की तेज झोंक डालते हैं तो जो झाग है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक अशुद्धि एक अयस्क ZnS है और एक PbS है, दोनों मिले हैं, इसको हमको अलग करना है तो बोला गया कि इसमें NaCN मिला दो। NaCN झाग बनाकर PbS को ऊपर ले जाता है और ZnS को मिश्र धातु यानी संकुल यौगिक के रूप में बनाकर नीचे डाल देता है। सिंपल है। यहां पर देखो यदि अयस्क में ZnS एवं PbS है तो अवसाद या अवनमक के रूप में NaCN का उपयोग करते हैं बच्चों। NaCN क्या करता है, PbS को झाग के रूप में ऊपर आने देता है, जबकि ZnS को क्या करता है, झाग नहीं बनने देता बल्कि एक संकुल यौगिक के रूप में परिवर्तित कर नीचे ही रोक देता है। ये काम होता है भाई। अब नमक की क्या भूमिका है, अवसाद की क्या भूमिका है, तो जब हमारे पास दो अयस्क हैं और दो अयस्क को हम पृथक करना चाहते हैं, जैसे हमने ZnS और PbS ले लिया तो उसमें अवसाद या अवनमक के रूप में NaCN का प्रयोग किया, तो भाई एक को क्या किया, झाग के रूप में बनाकर ऊपर भेज दिया और एक के साथ संकुल यौगिक बनाया, नीचे ही रोक दिया। ये चीज होता है बच्चों इसका कार्यभार। कॉपर में वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिए, वे कहाँ कैसे उपस्थित रहते हैं। एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्व Ag, Au मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, Sb एंटीमनी, सेलेनियम आदि हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं। कॉपर सल्फेट एवं H2SO4 विलयन में अप्रभावित रहते हैं एवं इस प्रकार के ये एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में बैठ जाते हैं। तो भाई साहब इसमें ये पूछा गया है कि कॉपर के वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख किसे कहते हैं, है ना, यानी एनोड पंख में क्या क्या चीज होता है उनका नाम लिखना है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं Ag, Au, Pt, Sb और Se। ये बच्चों काम की चीजें हैं, आप लोग लिख लिया करो जो भी मैं बताता हूं। चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक हो और आपको रटना भी ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ढलवा लोहा कठोर होता है जबकि शुद्ध लोहा मुलायम, क्यों? क्योंकि भाई साहब कार्बन की परसेंटेज के आधार पर ये ढलवा लोहा या शुद्ध लोहा होता है। जैसे यदि ढलवा लोहे में उपस्थित कार्बन की प्रतिशत जो है 2.5 से 5% तक होता है, इसलिए ये कठोर होता है। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज के आधार पर ढलवा लोहा कठोर होता है। आगे देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? क्या कारण है AgBr का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये अब MP बोर्ड में तो हट चुका है। तो AgBr प्रकाश सुग्राही होता है, जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ता है बच्चों तो Ag में अपचयित हो जाता है, इसलिए फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर के विद्युत शोधन में एनोड के रूप में Ag तथा Au प्राप्त होता है। यहां पे मंड मतलब भाई साहब
मंड होता है, एनोड मंड के रूप में Ag और Au प्राप्त होता है, क्यों? तो देखो कापर की तुलना में Ag और Au क्या है, अधिक आक्सीकारक है। दूसरे शब्दों में Ag और Au की तुलना में Cu अपचायक है, अतः Ag और Au के लवणों में से धातु को अवक्षेपित कर देता है। कहने का मतलब कुल ये हुआ भाई कि जिस भी अयस्क का हम शोधन कर रहे होते हैं अयस्क को, उसमें Ag और Au है। इसमें होता क्या है कि कापर का लगा होता है एनोड, तो उस अयस्क में से जो एनोड है वो कापर का है, अपचायक की भांति काम करता है, जिसके कारण Ag और Au को अवक्षेपित कर देता है। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिना का अपचयन कार्बन से कराकर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती, क्या कारण है? भाई एल्यूमिना होता है Al2O3, एल्यूमिना होता है Al2O3, ठीक है। इसका अपचयन कार्बन से कराकर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त नहीं की जा सकती, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बच्चों इसमें एल्यूमिनियम की बंधुता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक होती है। एल्यूमिनियम की बंधुता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक होती है। भाई Al2O3, हमको इसको पृथक करना है ऑक्सीजन को, तो पहले ऑक्सीजन को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन कार्बन की उपस्थिति में कैसे? कार्बन स्वयं कमजोर है, ऑक्सीजन के साथ उसकी बंधुता अधिक है, ऑक्सीजन के साथ प्रबल बंध के साथ जुड़ा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कार्बन उसे तोड़ सकता है? क्या बोला गया? एल्यूमिना का अपचयन, Al2O3 का अपचयन कर रहे हैं बात, Al2O3 का अपचयन कार्बन की उपस्थिति में क्यों नहीं किया जा सकता? भाई ये Al2O3 है, इसमें ऑक्सीजन प्रबलता के साथ जुड़ा है, ये कार्बन उतना ज्यादा प्रबल बंध नहीं बना सकता, तो फिर कैसे ऑक्सीजन अलग हो पाएगा? यही चीज तो लिखा गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम की बंधुता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक होती है, ऑक्सीजन के साथ तो प्रबल बंध बनाता है। इसी कारण से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है प्रयुक्त हम नहीं कर सकते अपचायक के रूप में। सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कापर के निष्कर्षण में सल्फाइड अयस्क का आंशिक रूप से जारण किया जाता है, क्यों? आंशिक रूप से जारण करने का मतलब ये होता है कि भाई साहब उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गर्म करना, सिंपल और कुछ नहीं है। तो आंशिक रूप से जारण करने से अयस्क का कुछ भाग वो क्या हो जाता है, कापर ऑक्साइड में बदल जाता है, और यही ऑक्साइड सल्फाइड का ऑक्सीकरण करता है और हमें कापर धातु प्राप्त हो जाती है। कापर के निष्कर्षण में बच्चों क्यूप्रस सल्फाइड रहता है, सिंपल है। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्या बदल जाता है, देखो इसमें ये बताया गया, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदलता है, समझ रहे हो, और जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड अलग कर देता है, और यही जो क्यूप्रस ऑक्साइड हमें मिला ये इसको क्रिया कराता है बच्चों, और Cu अलग कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर SO2 हो गया है ना, और 2 कापर अलग हो गया, यहाँ पे बैलेंसिंग कराना है SO2, तो SO2 अलग हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। अरे भाई तो गड़बड़ेशन कहाँ से चल रहा है, 2 2 4, 2 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें। तो जो हमारा भाई साहब कापर का निष्कर्षण होता है, इसमें सल्फाइड अयस्क है, इसका आंशिक रूप से जारण ये होता है कि आंशिक रूप से जारण करने से ये कापर का ऑक्साइड बन गया, और यही कापर का ऑक्साइड जो है सल्फाइड अयस्क के साथ क्रिया करके कापर बनाता है। यही चीज लिखा गया है। आंशिक जारण क्यों किया जाता है? क्योंकि आंशिक जारण से अयस्क का कुछ भाग कापर ऑक्साइड में बदल जाता है, और यही जो ऑक्साइड है वो सल्फाइड का ऑक्सीकरण करता है और हमें कापर धातु देता है। कुल मिलाकर के ये जो हमारा सल्फाइड है वो कुछ मात्रा में ऑक्साइड के रूप में बदलता है, और फिर यही जो ऑक्साइड है वो कापर सल्फाइड को क्या करता है, तोड़ता है, और कापर के रूप में हमें एक धातु प्राप्त हो जाती है। एक बढ़िया क्वेश्चन है कि क्रोमियम तथा मैंगनीज धातुओं को उनकी ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई किसी चीज का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि वो प्रबल है, उसके उपस्थिति में ये यहाँ पर संभव हो सके। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, मम्मी बार बार कह रही बच्चे पढ़, बच्चा पढ़ ले, चल बैठ जा, लेकिन बेटा तो मम्मी को कुछ नहीं समझ रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मम्मी प्रबल बंध नहीं बना कर रखी है, लाड़ प्यार ज़्यादा है। तो भाई साहब वहाँ पर जब पापा जी आ गए तो पापा से वो डर गया,
और पढ़ने लग गया। यहाँ पर वही चीज बोला गया कि भाई एल्यूमिनियम का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे भाई हम बात करते हैं क्रोमियम का ऑक्साइड है, या मान लीजिए मैग्नीज का ऑक्साइड है। अब इनमें से ऑक्सीजन को अलग करना है तो कहीं ना कहीं एक प्रबल अपचायक, मतलब दूसरे को अपचायित कर दे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए, यानी खुद ऑक्सीजन ग्रहण कर ले, तो प्रबल अपचायक की आवश्यकता होगी ना। तो भाई एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अत्यधिक होती है, इसके पास क्षमता है कि ऑक्सीजन को हम खींच लें, पावरफुल व्यक्ति है। भाई साहब ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, इन ऑक्साइड में ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो शुद्ध क्रोमियम मिल जाएगा, शुद्ध मैग्नीज मिल जाएगा। इसके लिए हमको एक प्रबल अपचायक की आवश्यकता होगी जो ऑक्सीजन को आसानी से खींच सके, प्रबलता के साथ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर बंध बना सके। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो प्रबल एक प्रकार से अपचायक की भांति काम करता है, समझ रहे ना। और भाई साहब एल्यूमिनियम के प्रति उसकी बंधुता अत्यधिक होती है, इसी कारण से भाई एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच सके, ऑक्सीजन के साथ बंध बना सके प्रबलता के साथ। तो जिससे ये हमारा क्या हो जाता है भाई साहब, अपचयित हो जाता है, और अपचयित हो जाता है तो शुद्ध क्रोमियम या मैग्नीज प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन उतना काम की चीजें नहीं है बच्चों, लेकिन ये वाला यार, ये जो लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये काफी हेल्पफुल है। कॉपर से निर्मित मिश्र धातु, ये आपको तैयार करना ही चाहिए। पहला हमारा जो पीतल है, पीतल भैया किससे किससे मिलकर बना होता है, तो पीतल हमारा कॉपर है ना। और बच्चों दूसरा हमारा क्या है, जिंक, जिंक फॉर जस्ता, है ना। कॉपर है, कॉपर कितना परसेंट होता है, तो 60 से 80% होता है, और जिंक की परसेंटेज देखी जाए तो 20 से 40% लगभग, है ना। इसका उपयोग बर्तन बनाने तथा अन्य मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है। तो पीतल जो है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर और बच्चों जिंक से, जस्ता से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कांसा किससे किससे मिलकर बनता है, तो आपका हो गया कॉपर, और एसएन क्या है, टीन है, क्या है, टीन। किससे किससे, कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। यदि कॉपर की परसेंटेज देखी जाए तो 75 से 90%, टीन जो है 10 से 15% लगभग। बर्तन, मूर्ति, सिक्के, मशीन के पार्ट्स बनाने में कांसा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो बच्चों, जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर 50% है, जिंक 25% और निकिल 25%। ये बर्तन तथा मूर्ति कला बनाने में लिए जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। बेल धातु, बेल धातु बताओ, कॉपर, बेल धातु मतलब घंटियां बनाने में करेंगे, बेल मतलब घंटी होता है। इसमें कॉपर जो है 80% और टीन जो है 20% प्रयोग होता है। बेल धातु घंटियां बनाने में किया जाता है। गन बनाने वाली धातु को गन धातु कहेंगे। कॉपर 87%, टीन हमारा 10% और जिंक जो है 3%। गन बनाने में किया जाता है, गियर बनाने में, काटने वाले औजार बनाने में करते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट है मोनेल धातु, कॉपर, निकिल और आयरन और एमएन। भाई साहब कॉपर का 30%, निकिल 67% और आयरन और क्या मैग्नीज है, ठीक है, ये 3% है। अम्ल के पंप तथा अम्ल धातु भरने के पात्र, ताकि संचारित ना हो सके ना अम्ल से। तो ये चीज़ आपको तैयार कर लेना चाहिए भैया। एक एक क्वेश्चन भाई मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके बच्चों, और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फुल स्वतंत्रता है आपके पास, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो और इनको तैयार कर लो। यदि मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं तो भाई मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है, सही बात है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन कौन सी धातु मिली रहती है, क्रोमियम और निकिल स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। पारगेटिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैलोमल का प्रयोग किया जाता है। किसके कोलाइडी बिलियन का उपयोग आंखों की दवाई बनाने में करते हैं, तो सिल्वर। AgNO3 को क्या नाम भैया, लूनर कॉस्टिक। कोरोसिव सब्लिमेंट का रासायनिक सूत्र बताओ, HgCl2। HgCl2 HgCl2 क्या बच्चों, HgCl2। बताओ क्वेश्चन बताओ, झाग उत्प्लावन विधि में किन अयस्कों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, सल्फाइड अयस्क। देखो कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क। एल्यूमिनियम द्वारा किसी धातु का अपचयन क्या कहलाता है, एल्यूमिनोतापी कहलाता है।
लूनर कास्टिक क्या है, AgNO3 है। फ्लोर स्पार का सूत्र बताओ, CaF2 है। ठीक है, ये देखो भाई HgCl2, HgCl2 KCl का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक। नेस्लर अभिकर्मक देख लो, ऐसे क्वेश्चन जो कि शायद आप ना देखे हों। रक्त तप्त स्टील को वायु में धीरे धीरे ठंडा करने पर वह मृदु इस्पात में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एनीलिंग कहते हैं। क्या बच्चों, एनीलिंग। ठीक है, फटाफट और क्वेश्चन देख लेते हैं 20-25। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। कैलामाइन किसका अयस्क है, जिंक का बच्चों। बात्यवट्टी में प्राप्त Cu2s FeS का मिश्रण क्या कहलाता है, मैट। इसके पहले भी हमने चर्चा कर लिया था। प्रदंडन में किस धातु का शोधन किया जाता है, कापर का। हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र HgCl होता है। कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है, तापानुशीतन। ठीक है, कठोर इस्पात को गर्म करने की विधि क्या कहलाती है, मृदुकरण। मृदु मतलब मुलायम। सिक्का धातु किसे कहते हैं, कापर हो गया, Ag सिल्वर हो गया, और सोना गोल्ड। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, ढलवा लोहे से अशुद्धि को दूर कर जो लोहा प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, पिटवा लोहा। फफोलेदार तांबा क्या है, 1% अशुद्धियों युक्त तांबा फफोलेदार तांबा कहलाता है। CuSO4 विलयन की KCN के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, देखो K3CuCN का होल 4। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, AgBr का। क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र Na3AlF6। जर्मन सिल्वर किस का मिश्र धातु है भाई साहब, तो कापर, जिंक और निकिल, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हेमेटाइट में लोहे के निष्कर्षण में चूने का पत्थर CaO गालक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्षारीय गालक जिसे कहते हैं, क्षारीय गालक CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय गालक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए बच्चों, और आज के आधे घंटे के लेक्चर में इस चैप्टर से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एक भी ना पूछा जाए भाई, जो आपके सिलेबस में मैं करा रहा हूँ। अब कुछ बच्चे कह देंगे सर हम तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गए सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ा रहे हो। जिनको नहीं पढ़ना है कि दुनिया भर की बातें बहाने बनाना है, तो भाई साहब दुनिया भर की बातें बहाने बनाते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं तो बेहतर रूप से यार इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और इस पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन लाऊंगा। हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए, लेकिन यार जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसके दृष्टिकोण से आपके लिए सिलेबस में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ये सारा बेसिक चीज़ भी है बच्चों, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है आपके आसपास चीज़ें दिखाई देती है, इसलिए आप लोग तैयार करना आवश्यक समझें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।